तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि फांसीवाद की उत्पत्ति, सिद्धांत एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों जगह पर पूछा जाता है। हिस्ट्री में इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इटली का इतिहास है, जहाँ पर हम लोग इटली के इतिहास में फांसीवाद के बारे में पढ़ते हैं, जो बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यूरोप का इतिहास हो, इटली का इतिहास हो, वहाँ पर हम लोग फांसीवाद को इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। और जो फांसीवाद है ये एक विचारधारा है, जिस कारण इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चाहे हिस्ट्री रहे या फिर पॉलिटिकल साइंस, दोनों जगहों पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो फांसीवाद विचारधारा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है और इसके क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ और आपको बता दें कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिए। और वहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं सारा आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि फांसीवाद जो विचारधारा है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो फांसीवाद विचारधारा है इसकी उत्पत्ति इटली में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? इटली में होती है। इसका जो कह सकते हैं संस्थापक है वो बेनिटो मुसोलिनी। इसी के द्वारा 1919 ईस्वी में फांसीवादी विचारधारा का कह सकते हैं स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। इसका कारण क्या है? जो फांसीवाद विचारधारा है इसका उत्पत्ति होने का कारण क्या है, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो सबसे पहला जो कारण हम लोग देखते हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ता है। ठीक है, और जो मित्र राष्ट्र है वो इटली को ये कह सकते हैं कि संवेदना देते हैं या फिर बोलते हैं, वादा करते हैं कि अगर हम लोग ये युद्ध जीतते हैं, ठीक है, अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो आपको जो आपके राज्य हैं, जो मतलब सटे हुए राज्य हैं या फिर जो भी आपका दबने वाला राज्य है, ठीक है, जो आपके अधिकार में राज्य है उसको आपको दे दिया जाएगा, आपको सत्ता मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये लोग युद्ध जीत जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो मित्र राष्ट्र वो युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद 1919 ईस्वी में ही एक पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है, जहाँ पर जो इटली है उसको कुछ नहीं मिलता है। इटली को कह सकते हैं न्यूट्रल रख दिया जाता है, इसको कुछ दिया ही नहीं जाता, जिसके कारण जो भी इटली के लोग हैं वो असंतोष हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग युद्ध जीत कर भी हार गए, क्योंकि हम लोग को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जैसा हम लोग को बोला गया था वैसा हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। तो एक कारण यहाँ पर ये रहता है फांसीवाद विचारधारा के उत्पन्न होने का, वो है पेरिस शांति सम्मेलन का 1900 में जो बैठक हुआ था वो। ठीक है, उसके बाद जो युद्ध हुए थे 14 से लेकर 18 तक, प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण इटली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं देश का क्षति हुआ था। इसके कारण वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी छाया हुआ था, भूखमरी छाया हुआ था। तो ये दूसरा कारण है, वहाँ पर जो बेरोजगारी और भूखमरी है, लोगों को खाने के लिए नहीं हट रहा था। तो दूसरा कारण ये है फांसीवाद विचारधारा के उत्पन्न होने का। तीसरा जो कारण है वहाँ पर वो ये है कि वो उसी के बगल में उसी टाइम रूसी क्रांति चल रहा था, जहाँ पर साम्यवाद विचारधारा का कह सकते हैं स्थापना हो रहा था। तो ये यहाँ पर जो इटली के रहने वाले लोग थे, जो निजी संपत्ति रखने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में साम्यवाद विचारधारा आए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए साम्यवाद विचारधारा का मतलब क्या होता है। साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ पर सभी वर्ग बराबर हो, कोई वर्ग ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, सभी में अधिकार बराबर हो, सभी में जो संसाधन वो बराबर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं साम्यवाद। तो जो इटली के रहने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो निजी पति लोग थे, जो बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में, हमारे इटली में भी साम्यवाद विचारधारा हो, हमारे देश में साम्यवाद का नेता हो। इसीलिए ये भी एक कारण था कि उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी का समर्थन किया। जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, ठीक है, जो बड़े बड़े पैसे पूंजीपति वाले लोग थे, उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी का समर्थन किया कि आप यहाँ का नेता बनिए या फिर इस देश को संभालिए। और चौथा जो कारण यहाँ पर रहा था वो था बेनिटो मुसोलिनी का वादा। जो बेनिटो मुसोलिनी था उसने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी हमारा क्षति हुआ है उसको हम लोग वापस लाएंगे, हम अपने इटली देश को फिर से मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लोगों को खाना मिलेगा, लोगों को कह सकते हैं निजी अधिकार मिलेगा। इसके कारण लोगों ने जो बेनिटो मुसोलिनी उसका समर्थन किया और इस तरह से फांसीवाद विचारधारा का उत्पत्ति होता है। आगे हम लोग इसके सिद्धांत और विशेषताओं को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सके। हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे बारे बारे। हो सकता है कि वीडियो आपको 2-4 मिनट लंबा लगे, लेकिन डिटेल में आपको हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग तैयारी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एक छोटी सी भूमिका के साथ हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि फांसीवाद 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि जो फांसीवाद विचारधारा है ये क्या है, ये राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है, ना कि नागरिकों को। नागरिकों को सिर्फ राष्ट्र का कह सकते हैं कि द्योतक मानता है, या फिर जो नागरिक है उसको राष्ट्र से नीचे मानता है, अधीनस्थ मानता है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि फांसीवाद 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है
जिसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। और इसका जो उदय है फांसीवाद का, ये कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है, इटली में। यह विचारधारा राष्ट्र, राज्य और नेता की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ये जो फांसीवाद विचारधारा है, ये राष्ट्र, राज्य और नेता की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। मतलब ये जो विचारधारा है, इसका मानना है कि राष्ट्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वहाँ का नेता है, क्योंकि ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता, साम्यवाद पर विश्वास नहीं करता है। इनका मानना है कि जो फांसीवाद विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इनका मानना है कि संपूर्ण जो शक्ति है वो किसी एक नेता के हाथ में होना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह विचारधारा राष्ट्र, राज्य और नेता की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। फांसीवाद के अनुसार व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य राज्य और राष्ट्र की सेवा करना है। व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कि वो राज्य और राष्ट्र का सेवा करे, ना कि अपने बारे में सोचे। इस विचारधारा का प्रमुख नेता बेनिटो मुसोलिनी था, जिसने 1922 ईस्वी में इटली में फांसीवाद शासन की स्थापना की। यहाँ पर 1922 लिखा है और हम आपको 1919 बताए। 1919 इसलिए बताए क्योंकि फांसीवाद विचारधारा का जो स्थापना है वो 1919 ईस्वी में किया गया था बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। लेकिन जब 1922 में ये प्रधानमंत्री बनता है, तब ये 1922 का टाइम रहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जिसने 1922 ईस्वी में इटली में फांसीवाद शासन की स्थापना की। यहाँ पर शासन के बारे में बात कर रहा है, विचारधारा के बारे में बात नहीं कर रहा। जो विचारधारा का स्थापना किया गया था, मतलब कह सकते हैं एक सोच का जो स्थापना किया गया था वो 1919 में किया गया था। और मतलब एक पार्टी का जो कह सकते हैं स्थापना किया गया था 1919 में किया गया था। और जो शासन शुरू किया गया वो 1922 में किया गया, जब ये प्रधानमंत्री बनता है इटली का, ठीक है। आगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फांसीवाद की उत्पत्ति के कारण। जो फांसीवाद की उत्पत्ति वो किस प्रकार से हुआ है। तो पहला जो यहाँ पर उत्पत्ति का कारण वो देखते हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की खराब आर्थिक स्थिति। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके बाद इटली में बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति हो जाती है, इसके कारण जो फांसीवाद विचारधारा उसका उत्पत्ति होने लगता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इटली को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उद्योग धंधे कमजोर हो गए, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, महंगाई बढ़ गई और लोगों का जीवन कठिन हो गया। जनता सरकार से नाराज होने लगी और उसे एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। इसी परिस्थिति में फांसीवाद का उदय हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ या फिर तुरंत ही मुसोलिनी आ गया, ऐसा नहीं। वहाँ पर बहुत सारे और भी नेता आए जो आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, और जो इटली का व्यवस्था है वो गड़बड़ाता ही रह गया, मतलब चरमराया हुआ रह गया। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत नेता हम लोग को चाहिए जो हमारे देश का उद्धार कर सके, जो हमारे देश को मजबूत कर सके, हमें रोजगार दे सके, हमें खाना दे सके, ठीक है। तो इसी परिस्थिति में क्या होता है, फांसीवाद का विचारधारा का उत्पत्ति होना शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं फांसीवाद विचारधारा की उत्पत्ति का, वो है लोकतांत्रिक सरकार की कमजोरी। जो भी वहाँ पर सरकार थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी सरकार रहे वो असफल रहे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। युद्ध के बाद इटली की लोकतांत्रिक सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। सरकारें बार बार बदलती रही और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कम होने लगा। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी ने मजबूत और स्थिर सरकार का वादा किया जिसे जनता का समर्थन मिला। और इसी कारण जो मुसोलिनी उसको जनता का समर्थन मिला, क्योंकि इसने कहा कि जो हमारा देश का खोया हुआ इज्जत है, सम्मान है, उसको हम लोग वापस लाएंगे। जो हमारे देश का खोया हुआ ताकत है, मतलब हम अपने देश को फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को पहले खाना दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इन्होंने वादा किया। और लगातार वहाँ का अगर सरकार असफल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग दूसरी तरफ देखेंगे। तो बेनिटो मुसोलिनी इस तरह से वादा कर रहा था, तो वहाँ के जो इटली के लोग थे उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी का समर्थन कर दिया। तो ये भी दूसरा कारण था इसका फांसीवाद विचारधारा की उत्पत्ति का। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हुए है साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव का डर। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव का डर हम आपको पहले बताए थे कि रूस में उस टाइम में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति चल रहा था। वो इसलिए चल रहा था ताकि सारे लोग वहाँ पर बराबर हो सकें। तो जो इटली के लोग थे उनमें भी इस तरह का भय था कि हमारे देश में भी कहीं साम्यवाद ना आ जाए, हमारे देश में कहीं क्रांति ना हो जाए। तो ये भी एक डर था, एक भी कारण था जिसके कारण वहाँ पर जो फांसीवाद विचारधारा उसका उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या है, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव का डर। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के बाद इटली में भी साम्यवादी आंदोलन तेज होने लगा। उद्योगपतियों, व्यापारियों और बड़े किसानों को डर था कि कहीं इटली में भी साम्यवादी क्रांति ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुसोलिनी और फांसीवादी आंदोलन को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिया। इन्होंने क्या किया, जो फांसीवाद कह सकते हैं जो आंदोलन था या फिर जो विचारधारा था उसको इन्होंने फंडिंग किया, आर्थिक सहायता दिया और राजनीतिक सहायता दिया। मतलब वो लोग वोट वसूल किए और लोगों को प्रेरित भी किया और जो फांसीवाद आंदोलन था उसको पैसा भी दिया ताकि आप आराम से चुनाव लड़ सके, आराम से क्या है तो लोगों को रिझा सके। तो साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव का डर भी था, इसके कारण भी जो फांसीवाद विचारधारा उसका उत्पत्ति होता है। चौथा जो हम लोग यहाँ पर कारण देखते हुए है राष्ट्रीय अपमान और असंतोष। हम आपको शुरू में बताए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है, जहाँ पर
जो अपेक्षित लाभ है जो इटली को मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला था, जिसके कारण वहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया था। तो राष्ट्रीय अपमान और असंतोष के कारण भी फासीवाद विचारधारा की उत्पत्ति होता है। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी देशों की ओर रहने के बावजूद इटली को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इससे जनता में यह भावना पैदा हुई कि अन्य देशों ने इटली के साथ अन्याय किया है। मुसोलिनी ने इस असंतोष को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों को एकजुट किया और इटली को फिर से शक्तिशाली बनाने का वादा किया। इस बात का अगर मान लीजिए कोई भी देश का आप साथ देते हैं, हमारा देश जैसे भारत है, ठीक है, भारत है, तो हम लोग किसी भी देश का साथ देते हैं और वो जो देश वो कहता है कि अगर हम लोग युद्ध जीत जाते हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगा, सत्ता मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग युद्ध जीत जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो लोगों में असंतोष फैल जाएगा कि हम लोग का इतना नुकसान हुआ, घाटा हुआ, लोग मारे गए, इतनी इतनी सेना मारी गई हमारी, आर्थिक क्षति हुआ, उसके बावजूद हम लोग को कुछ मिला नहीं। तो राष्ट्रीय अपमान है ये हमारे देश का, ये हमारे देश में लोगों को असंतोष फैलाएगा, मतलब अव्यवस्था फैलाएगा। तो ये हुआ इटली में, और इटली में इस तरह से एक नेता था बेनिटो मुसोलिनी, जिसने इस चीज़ को राष्ट्रवाद से जोड़ा कि हमारे देश का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गया, हमारे देश में इतना ज़्यादा क्षति हुआ लेकिन कुछ हम लोग को मिला नहीं। तो लोग उनके तरफ डाइवर्ट हो गए, उनके तरफ चले गए कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये जो नेता है ये सही बोल रहा है, बिल्कुल सही काम करेगा। तो इन्होंने इसका समर्थन कर दिया, ठीक है। पांचों जहाँ पर हम लोग उत्पत्ति का कारण देखते हैं वो है मुसोलिनी का प्रभावशाली नेतृत्व। मुसोलिनी क्या एक प्रमुख वक्ता भी है, मतलब बोलने चलने का उसको तरीका आता है, लोगों को रिझाने का तरीका आता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो, ठीक है। तो जो मुसोलिनी का प्रभावशाली नेतृत्व है वो भी एक काम होता है जिसके कारण फासीवाद विचारधारा का उत्पत्ति होता है। मुसोलिनी एक प्रभावशाली वक्ता और कुशल संगठन करता थे, मतलब ये लोगों को जोड़ने में बहुत ही कुशल था। उसने युवाओं को संगठित किया, बड़े बड़े भाषण दिए और जनता को विश्वास दिलाया कि केवल एक मजबूत नेता ही देश की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी कारण 1922 ईस्वी में वो इटली का प्रधानमंत्री बना और बाद में तानाशाह बन गया। जो बेनिटो मुसोलिनी था उसका कहना था कि सिर्फ एक मजबूत नेता ही, एक मजबूत शासक ही देश को तार सकता है, देश का उद्धार कर सकता है, ठीक है। तो बड़े बड़े इसने वादे किए, जिसके कारण लोग इनकी तरफ डाइवर्ट हुए, इनको नेता बनाया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया 1922 ईस्वी में। और ये प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद ये तानाशाह बन जाता है, मतलब सेना को प्रमुख बनाने लगता है, सेना को प्रभुत्व देने लगता है, सेना को मजबूत कह सकते हैं सबसे महान मानने लगता है, देश को सबसे महान मानने लगता है, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तुच्छ मानने लगता है। उसके बाद इटली के बाद जितने भी देश हैं उनको कमजोर समझने लगता है, उनको कैसे कम आंकने लगता है, कम महत्व देने लगता है, मतलब हमारा देश सबसे सर्वोच्च, बाकी जितना देश है वो सब बेकार। इस तरह से इसका विचारधारा हो जाता है, इसके कारण ये क्या है, तानाशाह में बदल जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि जो कह सकते हैं जो आपका फासीवाद विचारधारा है वो किस तरह से उत्पन्न हुआ है, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, फासीवाद का सिद्धांत क्या है। पहला राज्य सर्वोच्च है। जो फासीवाद विचारधारा है इसमें पहला जो सिद्धांत है उसमें राज्य को सर्वोच्च माना जाता है, राज्य से ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो फासीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राज्य व्यक्ति से बड़ा है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए है, ना कि राज्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो राज्य के लिए, मतलब राज्य के काम आने के लिए व्यक्ति का अस्तित्व है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत हितों से पहले राष्ट्र और राज्य के हित को महत्व देना चाहिए। ये पहला सिद्धांत है, राज्य को सर्वोच्च मानना, ये पहला सिद्धांत है फासीवाद विचारधारा का, जहाँ पर देश सबसे ऊपर है, उसके बाद लोगों की इच्छा, लोगों का हित या फिर लोग हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका सिद्धांत देखते हुए उग्र राष्ट्रवाद। हम आपको ऊपर एक चीज़ बताया अभी कि अपना देश सबसे महान, बाकी सारा देश तुच्छ, बाकी सारा देश बेकार, इसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद। जहाँ पर हमारे देश के बारे में कोई बोला तो उसको मारो, इसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। फासीवाद राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है, यह नागरिकों को देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब जो भी करना चाहिए, अगर किसी को मारना पीटना है, किसी देश के साथ युद्ध करना है तब भी चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद। तो ये इसका एक सिद्धांत है फासीवाद विचारधारा का, जहाँ पर अपने देश को सर्वोच्च माने और दूसरे देशों को, अगर दूसरा देश आपको कुछ भी बोलता है तो उसको पटक के मारना, यही बात है उग्र राष्ट्रवाद में। जहाँ पर देश, हमारा देश क्या है, हम लोग अपना देश को महान मानते हैं और दूसरे देशों का सम्मान करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन अगर दूसरा देश हमारे देश के ऊपर कुछ बोलता है तो उस पर हमला कर देना है, ये होता है उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर इसका सिद्धांत देखते हैं फासीवाद का वो है एक नेता, एक दल और एक शासन। इसका जो अगला सिद्धांत है वो ये मानता है कि एक नेता होना चाहिए देश में, एक दल होना चाहिए और एक शासन होना चाहिए, ताकि देश का विकास हो सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दल रहेंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा कि इसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अगर एक नेता रहेगा तो फैसला भी आराम से हो सकता है, एक दल रहेगा तो फैसला आराम से लिया जा सकता है, ठीक है, शासन भी से चलेगा। ये फासीवाद विचारधारा का मानना है। फासीवाद का विश्वास है कि देश में केवल एक ही शक्तिशाली नेता होना चाहिए,
जिसके आदेश का सभी लोग पालन करें। यह बहुदलीय व्यवस्था का विरोध करता है और मानता है कि एक दल और एक नेता ही देश को मजबूत बना सकता है। ये बहुदलीय व्यवस्था का विरोध करता है। जो फांसीवाद विचारधारा है वो बहुदलीय का विरोध करता है, क्योंकि बहुत सारा दल होंगे या फिर एक से ज़्यादा दल होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों में विचार अलग अलग हो सकते हैं, शासन में देरी हो सकता है, फैसले लेने में कठिनाई हो सकता है। इसके कारण ये एक नेता, एक दल और एक शासन पर विश्वास रखने वाला विचारधारा है। अगला जो इस विचारधारा का सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विरोध। ये लोकतंत्र का भी विरोध करता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के बारे में सोचा जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को बनाया जाता है। तो ये लोकतंत्र का भी विरोध करता है और ये क्या करता है, तानाशाह का समर्थन करता है। फांसीवाद लोकतंत्र को कमजोर शासन व्यवस्था मानता है। इसके अनुसार चुनाव, बहस और विरोध के कारण सरकार जल्दी निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए यह तानाशाही शासन का समर्थन करता है। ये जो फांसीवाद विचारधारा है ये मानती है कि लोकतंत्र बेकार चीज़ है। लोकतंत्र के कारण क्या होगा, लोगों में बहस होता है, जनता में, सरकार में बहस होता है, कोई भी फैसले को लेकर के। जो बहुत दल होते हैं उनमें बहस होता है। इसके कारण जो भी कह सकते हैं निर्णय लिया जाता है देश के लिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा देरी होता है। इसलिए क्या करता है, तानाशाह शासन को समर्थन करता है कि जो एक नेता कह रहा है, जो इस देश का सर्वोच्च नेता है, वही सब कुछ होगा, बाकी यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इसका सिद्धांत देखते हुए साम्यवाद और उदारवाद का विरोध। साम्यवाद और उदारवाद का विरोध करता है। साम्यवाद और उदारवाद का मतलब क्या होता है, साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ पर सभी लोग बराबर हो, कोई वर्ग मतलब कोई वर्ग जैसा कोई चीज़ ना हो, कोई अमीर गरीब, कोई बड़ा छोटा ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं साम्यवाद। उदारवाद का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको बोलते हैं उदारवाद। साम्यवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, इसके लिए हम पहले से क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, साम्यवाद और उदारवाद का विरोध करता है। फांसीवाद साम्यवाद का विरोध करता है क्योंकि वह निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है। जो साम्यवाद है वो निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है, लेकिन फांसीवाद ये चीज़ नहीं चाहता। फांसीवाद चाहता है कि निजी संपत्ति रहे, बड़े बड़े लोग रहे, ठीक है। यह उदारवाद का भी विरोध करता है क्योंकि उदारवाद व्यक्ति भी स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है, जबकि फांसीवाद राज्य को सर्वोच्च मानता है। क्योंकि अगर व्यक्ति को उदारवाद बना दिया जाए, फिर कैसे तो उसके निजी हितों को रक्षा किया जाए, निजी हितों के बारे में उसको स्वतंत्रता दी जाए, तो देश कमजोर पड़ने लगेगा। इस तरह से जो फांसीवाद विचारधारा है वो सोचने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये साम्यवाद और उदारवाद दोनों का विरोध करता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका सिद्धांत देखते हुए युद्ध और सैन्य शक्ति में विश्वास। ये युद्ध और सैन्य शक्ति में विश्वास रखने वाला विचारधारा है जो फांसीवाद है। फांसीवाद के अनुसार शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए मजबूत सेना आवश्यक है। यह युद्ध को राष्ट्र की शक्ति, सम्मान और विस्तार का साधन मानता है। इसलिए फांसीवाद शासन सेना और हथियारों के विकास पर विशेष ध्यान देता है। जो फांसीवाद व्यवस्था है वो क्या करता है, सेना का विकास करता है, हथियारों का विकास करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध है उसको राष्ट्र का गौरव मानता है, राष्ट्र का शक्ति मानता है कि जो ज़्यादा युद्ध करेगा, जो ज़्यादा युद्ध जीतेगा, वही देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये देश जो इटली आप देख रहे हैं, आगे यहाँ पर तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ पर हम आपको जर्मनी के बारे में बताते हैं, जब आप हिटलर को देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो विचारधाराएं हैं ये क्या करता है, आगे चल कर बहुत ज़्यादा महान बन जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो ये लोग सब न्यूट्रल हो जाते हैं फिर से। तो ये हमने यहाँ पर कुछ सिद्धांत को देख लिया। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर फांसीवाद की विशेषताओं को देख लेते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला जो यहाँ पर विशेषता हम लोग देखते हैं फांसीवाद को है तानाशाही शासन व्यवस्था, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता है फांसीवाद का, ये तानाशाह शासन व्यवस्था को रखना चाहता है। फांसीवाद में शासन की सारी शक्तियाँ एक ही नेता के हाथ में होती है। वह कानून बनाता है, निर्णय लेता है और पूरे देश पर नियंत्रण रखता है। जनता को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। ये है इसका एक विशेषता, तानाशाही शासन व्यवस्था की अपनाता है। दूसरा जो फांसीवाद का विशेषता वो है राष्ट्र और राज्य को सर्वोच्च शासन, राष्ट्र और राज्य को सर्वोच्च स्थान। फांसीवाद में व्यक्ति से अधिक राष्ट्र और राज्य को महत्व दिया जाता है। यदि कभी व्यक्ति के अधिकार और राष्ट्र के हित में टकराव हो तो राष्ट्र के हित को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर कभी ऐसा हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर व्यक्ति को हित या फिर देश का हित के बारे में बात आए तो पहले देश के हित को देखा जाएगा, बाद में व्यक्ति के हित को देखा जाएगा। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जाता है। फांसीवाद शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विरोध करने के अधिकार पर नियंत्रण लगाया जाता है। मतलब ये नहीं प्रेस करने, जो प्रेस फोटोग्राफी या फिर जो पेपर वगैरह छापते हैं वो लोग, ठीक है, इसको अधिकार नहीं देता, इसका विरोध करता है। अभिव्यक्ति मतलब सरकार के विरोध आप नहीं बोल सकते, अपनी भावनाओं को नहीं बोल सकते। तो इन सभी चीज़ों पर ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। कहा जाता है कि सरकार के विरुद्ध बोलने वालों को दंडित किया जाता है, ठीक है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको दंडित किया जाता है, जैसे कि चाइना में होता है या फिर और भी बहुत सारे देशों में किया जाता है। चौथा जो पॉइंट हम देखते हैं वो है अनुशासन और आज्ञा पालन पर बल। अनुशासन और आज्ञा पालन पर यह बल देता है। फांसीवाद का मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए नागरिकों में अनुशासन और
सरकार के प्रति पूर्ण निष्ठा होना आवश्यक है। इसलिए सभी लोगों से आदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो अनुशासन और आज्ञा पालन पर यह बल देता है कि सभी लोग जो भी देश कह रहा है, जो भी देश के नेता कह रहा है, उसको पालन करना है। नेक्स्ट जो हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं वो है प्रचार का अधिक उपयोग। ये क्या करता है, मीडिया का, प्रेस का क्या करता है, खुद के लिए इस्तेमाल करता है, खुद के लिए प्रचार करने के लिए प्रयोग करता है। फांसीवादी शासन जनता को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, शिक्षा, पोस्टरों और सार्वजनिक सभाओं का व्यापक उपयोग करता है। इसका उद्देश्य लोगों में सरकार और नेता के प्रति विश्वास बनाए रखना होता है। तो प्रचार का अधिक उपयोग करता है, जो भी चीज़ों पर ये प्रतिबंध लगाता है वो उसको कहता है कि अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर सरकार का बुराई कर रहे हैं, सरकार के बारे में गलत बोल रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तब ये गलत है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पर हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं वो है विरोधियों का दमन। अगर सरकार का कोई विरोध करता है तो उसका दमन कर दिया जाता है। फांसीवाद अपने विरोधियों को सहन नहीं करता। विरोधी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है और सरकार की आलोचना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाती है। एक से ज़्यादा दल कब होगा, जब दल पनपने दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फांसीवाद विचारधारा, जो फांसीवाद दल है वो पहले से काम कर रही है, ठीक है। अब कोई भी दल, मान लीजिए हम एक दल बनाते हैं, इसका नाम है काटा दल, चलो मान लो कुछ भी दल है, ABCD कोई भी दल मान लिया, ठीक है। तो जो फांसीवाद दल है वो इसको पहले मार के खत्म कर देगा। तुम दल बना रहा है, चलो तुमको दाल बना देते हैं, तो इसको मार के खत्म कर दिया। इसी कारण जो फांसीवाद है सिर्फ एक ही रहता है, दूसरा यहाँ पर नहीं रहता। तो विरोधियों का ये दमन करता है। कोई दल बना रहा है उसको मारेगा, कोई सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसको मारेगा, कोई निजी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है तो उसको मारेगा। मतलब राष्ट्र सबसे ऊपर, एक दल सबसे ऊपर, एक नेता सबसे ऊपर, बाकी सब कुछ उसके नीचे। सातों जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हुए हिंसा और बल प्रयोग का समर्थन। ये हिंसा और बल प्रयोग का समर्थन करता है, मतलब सैन्य शक्ति का ये समर्थन करता है। फांसीवाद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पड़ने पर हिंसा और बल प्रयोग भी उचित मानता है। मुसोलिनी की काली कमीजधारी सेना, मतलब जिसको बोलते हैं ब्लैक शर्ट्स, विरोधियों को डराने और दबाने का काम करती थी। अगर आप मेरे से हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता हो कि ये जो ब्लैक शर्ट्स है वो कौन लोग थे, क्या करते थे। ये मतलब लोगों के बीच में रहकर कभी कभी, या फिर कैसे जो खुफिया पुलिस होता है, जांच करने वाला जो CID होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लोगों में देखते हैं कोई गलत नहीं बोल रहा, सरकार के बारे में कोई चुगली तो नहीं कर रहा, उसको पकड़ो पीटो, ये काम होता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फांसीवाद इटली की कठिन राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुई एक तानाशाही और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी। इसने राष्ट्र को और राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया तथा लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध का विरोध किया। प्रारंभ में इसने इटली में अनुशासन और स्थिरता स्थापित की, लेकिन बाद में तानाशाही, दमन और युद्ध की नीति के कारण यह मानवता और विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हुई। इसलिए आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में फांसीवाद को स्वीकार नहीं किया जाता। जो फांसीवाद विचारधारा है इसको अधिकांश लोगों में कह सकते हैं कि नहीं रखा जाता, अधिकांश देशों में इसको नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं और इस तरह से निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए जो प्लेलिस्ट हम बनाए उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिए। वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर का तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल में, अच्छे तरीके से, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।